सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सेवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं स्वयं को अच्छा महसूस कर रहा हूं आपसे जुड़ते हुए। आज मैं मानव की संपूर्ण समझ की कड़ी में सह अस्तित्व ही जो अस्तित्व है उसको एक्सप्रेस करने के लिए चल रहा हूं कि कोएग्जिस्टेंस एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ नेचर। नेचर के रूप में, प्रकृति के रूप में कोएग्जिस्टेंस क्या है। जो मैं कह रहा हूं कि कोएग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व ही अस्तित्व है इस सिस्टम का। इस सिस्टम में अस्तित्व का अस्तित्व है क्या और उस अस्तित्व को हम देखने कैसे चल रहे हैं, चलते हैं, देखते हैं और इस देखने की प्रक्रिया में हम कितना सफल हो पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। ठीक, इस देखने की कड़ी में जब हम चलते हैं तो मैं जब भी किसी अपने नए लेक्चर की शुरुआत करता हूं तो मैं कहता हूं मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं ही प्रधान हूं, मैं शरीर के अंदर रहता हूं, मुझे ही सुख और समृद्धि की निरंतरता की चाहना है और इस सुख और समृद्धि की निरंतरता की चाहना में मैं कभी श्रम का उपयोग करता हूं और कभी अपने शरीर का औजार के रूप में प्रयोग करता हूं। मैं ही अपने शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता हूं क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही यही एक माध्यम है कि मैं जो मेरे सुख और समृद्धि की निरंतरता है इस निरंतरता को मैं प्राप्त कर सकूं। तो ऐसा करने की कड़ी में जब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो आज का टॉपिक है कि सहअस्तित्व का हमारा प्रकृति के साथ सहअस्तित्व क्या है और इस सहअस्तित्व को, इस प्रकृति के साथ सहअस्तित्व क्या है, इसको देखने के लिए कुछ चीजों को एक बार पुनः समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सहअस्तित्व ही अस्तित्व है, जो अस्तित्व है वही सहअस्तित्व है। मैंने कहा कि यह सहअस्तित्व ही अस्तित्व है। जो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है वो वास्तव में सहअस्तित्व क्या है? सहअस्तित्व क्या है? मेरा सबके साथ संबंधों में रहना। जितनी भी यूनिट सबमर्ज्ड इनटू स्पेस, जितने भी इकाइयां हैं, ये इकाइयां हैं क्या? समस्त मानव, समस्त जीव, समस्त वनस्पतियां और समस्त पदार्थ, सभी प्रकार की, ये सभी जो मटेरियल जिनका मैंने नाम लिया, ये सभी यूनिट हैं, इकाइयां हैं और ये इकाइयां इस शून्य में, इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, सब मर्द हैं, डूबी हैं और भीगी हैं। हर एक मानव, मैं आपके सामने हूं, मैं एक इकाई हूं और इस ब्रह्मांड में जितने भी मानव हैं सब इस शून्य में इकाई हैं। और यही नहीं, मानव ही नहीं, समस्त प्रकार के निर्जीव, समस्त प्रकार के जीव और समस्त प्रकार की वनस्पतियां जितनी भी आवृत्तियों में हैं, सभी जो है इस ब्रह्मांड में इकाई है। इस इकाई को समझने के लिए स्पष्ट रूप से हम जान जाएं और ये इन सबका हमारे साथ संबंध है, सहअस्तित्व है और यह हरदम वर्तमान है। यह देश, काल
और वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह हरदम प्रभावी भी है। ये कोई एग्जिस्टेंस, ये नित्य वर्तमान है, हर देश में, हर काल में, हर जगह यह विद्यमान है, यह सदैव प्रभावी है। देख लें, यह सदैव प्रभावी है और यह अस्तित्व के सिद्धांत पर ही बना है। अस्तित्व क्या है? श्रम के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ संबंधों में जीना, यह अस्तित्व है। एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखना, यह अस्तित्व का सिद्धांत है। इस पे ही यह पूरा सिस्टम बना हुआ है। और जब हम आगे देखने चलते हैं इसको, यह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस जो है, ये जो हर इकाई है, यह ऊर्जित है, क्रियाशील है। हर इकाई क्रियाशील है और ये जो सारा जो क्रियाशील है, सारी इकाइयां यहाँ, और इसकी स्वयं की अपनी व्यवस्था है, यह जान ले हम लोग। और यह अपने सबका सबके साथ, जैसे मैं एक इकाई हूं, इस ब्रह्मांड में जितनी इकाइयां हैं, इनके साथ मेरे क्या संबंध हैं, इन संबंधों को मैं पहचानता भी हूं और निर्वहन भी करता हूं। मैं पहचानता ही नहीं, मैं स्वयं की व्यवस्था से नियंत्रित भी हूं, इन संबंधों को पहचानता हूं, संबंधों का निर्वहन भी करता हूं और इसकी समस्त व्यवस्था में मैं पार्टिसिपेंट करता हूं। बड़ी व्यवस्था में भागीदार भी मैं बनता हूं। देख ले, मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार भी बनता हूं। जब मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं, तो मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनते हुए उसकी जरूरतों का मैं ध्यान भी रखता हूं और इस ध्यान रखने में मैं कहीं भी थोड़ा भी परेशान नहीं होता हूं। ऐसा करते हुए मैं सुख का अनुभव करता हूं। जो ये अस्तित्व है, वो हर समय, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन और पूरे जीवन काल तक यह एक्सप्रेशन के मूड में है, प्रकटनशील है। और ये जो प्रकृति है, यह प्रकृति 4 अवस्थाओं में है। जो इकाइयां हैं इस ब्रह्मांड में, जो सारी इकाइयां हैं, यूनिट है, जो ऊर्जित है, स्वयं की व्यवस्था में है, सब लोग अपने संबंधों को जानते हैं, करते हैं, क्या करना है, किस लिए आए हैं, चाहे सबकी अपनी व्यवस्था है और सभी संबंधों में जीने चाहते हैं। सबकी अपनी व्यवस्था। कोई भी सिस्टम में कोई भी इकाई इस व्यवस्था के बाहर का नहीं है और कोई ऐसा नहीं जानता कि हमारा इस व्यवस्था में कोई उपयोग नहीं है। इस बात को जान जाए हम लोग। तो अगर ये नहीं है तो हम देखें कि अब ये पूरी जो चीजें हैं, ये 4 तरह की हैं, 4 अवस्थाओं में है। इन अवस्थाओं को जब हम देखते हैं तो देखें, पहला है पदार्थ अवस्था, दूसरा फिजिकल ऑर्डर, दूसरा है बायो ऑर्डर, तीसरा है एनिमल ऑर्डर, चौथा है ह्यूमन ऑर्डर। 4, इन पूरी इकाइयों को 4 भागों में बांटा गया है। जो पदार्थ की अवस्था है, जिसको हम निर्जीव कहते हैं,
इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो परमाणु है, एटम है। और ये कह के अगर ये बढ़ाता जाएगा तो पृथ्वी का जो गोल है इतनी बड़ी तक है, इसका समूह सोलार सिस्टम है। और ऐसे कितने अनगिनत सोलार सिस्टमों का समूह है जिसकी सीमाएं दोनों अनंत की तरफ है। यह पूरी इस व्यवस्था में इकाइयों के रूप में परमाणु से लेके माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक विभिन्न आकृतियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्न गुणधर्मों के, जिसमें रचना विरचना का खेल होता रहता है, उपस्थित है। इस ब्रह्मांड में दूसरी जो अवस्था है वह बायो ऑर्डर की है। बायो ऑर्डर में पदार्थ की अवस्था में यह प्राण कोशिका से लेकर मानव शरीर, जो भी ये बायो जो ऑर्डर है यह वनस्पतियों की स्थिति है। एक कोशिकीय वनस्पति से लेके सबसे बड़ी वनस्पति तक जो वनस्पति वैज्ञानिक हैं या जिन लोगों ने वनस्पति विज्ञान +2 लेवल में पढ़ा होगा, उन सारी वनस्पतियों के जो ऑर्डर्स हैं, जो फाइलम्स हैं, जितने प्रकार के हैं, ये सारे के सारे प्राणावस्था में हैं। इनकी व्यवस्था है। यह भी इस व्यवस्था की एक इकाई है, सब में ऊर्जित है, यह भी संबंधों में रहना चाहते हैं। यह भी सहअस्तित्व का एक हिस्सा है। इस सहअस्तित्व के हिस्से में जब हम आगे चलेंगे तो जो एनिमल ऑर्डर है इसको देखने के लिए हम चल रहे हैं। इस एनिमल ऑर्डर को जब हम देखने चलते हैं तो ये तीसरा ऑर्डर है पदार्थ का। जो एनिमल ऑर्डर है वह जीव समझते हैं। जुलॉजी में जितने भी फाइलम्स हैं, जितने भी एक कोशिकीय प्राणी से लेके बहुकोशिकीय प्राणी हैं, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक है, विभिन्न फाइलम है, कार्डेटा है, नॉन कार्डेटा है, जो भी है सब इसमें आते हैं। इसमें चयन और आस्वादन इनके अंदर मय होता है। इसमें जीने की चाहना होती है और इसमें चयन और आस्वादन इनके जीवन तक रहता है। जब तक ये जीने चाहते हैं इनके जीने की आशा है। सिलेक्शन और टेस्टिंग का गुण इनके अंदर होता है, इनके अंदर मय होता है। जबकि प्राण कोशिकाओं में, प्राणावस्था में जो वनस्पतियां हैं इसके अंदर मय नहीं होता और ये जीवन जीना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना आता है। इसकी जो सबसे परिष्कृत इकाई है इस ब्रह्मांड की, वो ज्ञान की अवस्था है। यह मानव में पाई जाती है, हमारे आप में पाई जाती है। इसका जो गुण है, देखिए, जो ज्ञान अवस्था है, यह चयन आस्वादन जो जीव में होता है इसके अंदर महत्व है। चयन आस्वादन के अतिरिक्त जीने की आशा है। यह चीजों का विश्लेषण कर लेती है, एनालाइज कर लेती है, चीजों का इमेज अपने दिमाग में बना लेती है, चित्रण। जीवन जीने की, चित्रण कर जागृत जीवन जीने की अभिलाषा है। जानने की आवश्यकता क्यों, इसको समझ पाता है, इसके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल टू नो। हर चीज को, ये सारे संबंधों को समझ जाने की इसकी जो है ज्ञान होती है, क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है। ये समझ सकता है मानव। जो मानव नहीं समझ पाता वह जानवर की कैटेगरी में है, वह कभी जी नहीं पाएगा। जो ऐसा नहीं कर पाएगा, जो मानव ऐसा नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाता है, वह जो है जीने की कैटेगरी में नहीं है, उसके अंतर्गत ये क्षमता नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ इस अस्तित्व में जो पूरा एग्जिस्टेंस है,
जो वास्तव में देखने में तो एग्जिस्टेंस लगता है, लेकिन है को एग्जिस्टेंस। सब ये जो इकाइयां हैं संबंधों में जीने का है, जिसमें सबसे ज्ञानवान इकाई मानव है, इसलिए इसकी जिम्मेदारियां भी अधिक है। इसके पास ज्ञान ज्यादा होगा, उसी के पास तो ज्यादा होगा। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू कोएग्जिस्टेंस, अस्तित्व बराबर सहअस्तित्व, या मैं कहूं सहअस्तित्व ही अस्तित्व है, या अस्तित्व केवल और केवल सहअस्तित्व है। तो सहअस्तित्व को हम छोड़ नहीं सकते, और सहअस्तित्व के आगे जो बड़ा, सहअस्तित्व के आगे जो बड़ा पैरामीटर है एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का, वो बना हो जाए अगर इसको न किया जाए। तो जो ये अस्तित्व है, यह दो चीजें यहाँ है। इसमें यूनिट है, यूनिट कहाँ है? शून्य में, स्पेस में, यूनिवर्स में। और इसमें इकाइयां जो यूनिट्स हैं सब मर्ज हैं। इन इकाइयों की साइज जो है सीमित है। परमाणु, किसका परमाणु? हाइड्रोजन का कि हीलियम? उसका आकार सीमित है, डिजाइन कांस्टेंट है, और उस डिजाइन के आधार पे उसकी प्रॉपर्टी है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, सारी क्वांटम थियरी, सारी रिलेटिविस्टिक थियरी, सारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सारी क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, सारा का सारा इसी डिजाइन पे डिपेंडेंट है। पूरी केमिस्ट्री उसी पे डिपेंडेंट है। इसकी आकार सीमित होती है, लेकिन जो ये यूनिट्स हैं यह क्रियाशील है इस ब्रह्मांड में। ये मत कहिए, ये आप नहीं सोच सकते कि ये यहाँ आके चुप मार के बैठा है, इसका कोई भूमिका नहीं, ये अपनी भूमिकाओं को जानता नहीं है। देखा होगा, जब सोडियम और क्लोरीन को हम पास ला जाए, तो सोडियम क्लोराइड के बनने की प्रक्रिया मैं नहीं करवाता, वो जानता है जब पास आ जाते हैं तो मुझे ये काम करना है, रिएक्शन हो जाता है। ऑलरेडी वो इनर्जाइज्ड है, सिस्टम ने ऐसा बनाया है, जिन्होंने भी इस ब्रह्मांड की रचना की है वो ऑलरेडी बना हुआ है। हम ला देते हैं, हम लोग सोडियम और क्लोरीन को मिला के सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हम नहीं कराते, और मेरे कराने से होने वाला नहीं है। पास लाएंगे, परिस्थितियां जनरेट है उनके साथ, जो उनका व्यवस्था है अपने आप हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन का संगठन हो जाएगा, कुछ दिन तक रहेंगे, रचना होगी, फिर विरचना हो जाएगी, अलग हो जाएंगे, उनका अपना टाइम पीरियड है। ये रचना विरचना का खेल चलता रहता है। तो सीमित आकार में जो मटेरियल है, ये चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसका साइज निश्चित है। मानव का साइज किस रूप के होता है मानव देख के लग जाएगा। जानवर, किसी पर्टिकुलर जानवर का रूप देख के हम पहचान जाते हैं कितना बड़ा हो सकता है। तो ये लिमिटेड है, एक्टिव क्रियाशील है। कहाँ है ये? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? मैं बैठा हूं, अगर मैं एक पॉइंट हूं, तो इस पॉइंट से जितनी भी रेखाएं निकलेंगी, अगर वो प्रकाश की वेग से आज से चले और अनंत काल तक जाए, कभी भी इस ब्रह्मांड के अंत का पता नहीं लगा पाएंगे। बिग बैंग थियरी में तो ये भी कहा जाता है कि जब ये यूनिवर्स बना विस्फोट के बाद, तो जो भी लाइट एनर्जी निकली, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हुई, वो आज तक सबसे चले थे और अंतिम तक पहुंचे नहीं। जबकि सबसे फास्टेस्ट वेलोसिटी जो है साइंस के अनुसार वो लाइट की होती है 3 लाख किलोमीटर वन सेकेंड। तब भी अच्छा, ये असीमित है, इसकी स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, न कोई व्यवस्था है। लेकिन एक बात बहुत मार्के की है, कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये पूरी ऊर्जा को, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मैटर और एनर्जी दो ही चीज है, यह मैटर और एनर्जी का इक्विलिब्रियम बनता है, इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी। और ये इसके नियंत्रण की अपनी सत्ता है, स्वयं की व्यवस्था है, कितना मैटर, कितना एनर्जी, कहाँ क्या करना है।
इसकी अपनी व्यवस्था है, इसकी अपनी सत्ता है, इकाइयों की अपनी व्यवस्था है, क्रियाशील भी है क्या ये? ब्रह्मांड क्रियाशील नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो मैटर और एनर्जी है उसका इक्विलिब्रियम भी ये करता है, इसकी अपनी व्यवस्था है, इसकी भी स्वयं की सत्ता है। इस सत्ता को हम चुनौती नहीं दे पाएंगे। इस सिस्टम में रहने का कोएग्जिस्टेंस की अपनी सत्ता की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे। उस संबंधों को समझ के जी पाएंगे तभी मेरी जो आकांक्षा है उस आकांक्षा की हम पूर्ति कर पाएंगे। ये समझने वाली बात है, इस विज्ञान को बहुत ध्यान से समझना है। जो ये देखें, जो ब्रह्मांड है यह पारदर्शी है और ऑल रिफ्लेक्टिंग है ज्ञान चेतना को, ये तो इसका गुण है। लेकिन जब इधर आ जाए, जो मटेरियल है, जो इकाइयां हैं, ये ऊर्जित है, श्रम की व्यवस्था में है। ऊर्जित क्यों है? मैंने सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन का एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया। श्रम की इसकी व्यवस्था है। और ये सारे जो निर्जीव हो या सजीव, आप सोचते हैं निर्जीव है, इसका क्या मतलब है? जो चाहूं मैं कर लूं, जैसे चाहूं तोड़ दूं। जो चीज प्रकृति में जहां है उसकी अपनी जरूरत है, इसलिए वो वहां प्रेजेंट है। अगर पहाड़ यहाँ है तो यहाँ पहाड़ की इसकी आवश्यकता है, जहाँ नदी है तो यहाँ नदी की अपनी आवश्यकता है, यहाँ मैदान है, इस मैदान की अपनी जरूरत है, यहाँ तालाब बनाया गया तो इस तालाब की अपनी जरूरत है, यहाँ घास उगी है, इस घास की अपनी जरूरत है, यहाँ ये जीव है, इस जीव की, इस प्रकृति की सत्ता में महत्ता है, जरूरत है, तभी यहाँ पैदा हुआ है। बिना जरूरत के इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इसलिए यह मान लेना कि यह सही नहीं है, हम संबंधों का सही निर्वहन नहीं कर पाएंगे। और जब हम संबंधों के सही निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो हम सुख की व्यवस्था में कैसे रह पाएंगे, सुख और समृद्धि की निरंतरता को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? यह सोचने वाली बात होगी। और जब इन बातों को मैं नहीं समझ पाऊंगा तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तो यह परस्परता को पहचानती है, निर्वहन करती है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वहन करना चैतन्य में बड़ी व्यवस्था का भागीदार है। यह समस्त व्यवस्था का भागीदार है। देखिए, यह जो पूरी व्यवस्था है यह ऐश्वर्य है। ध्यान से समझे इस बात को। और जो पूरी व्यवस्था में है, जो स्वयं की सत्ता में है, वो है ईश्वर की काम है, परमात्मा जैसा है, जो पूरे ब्रह्मांड की सत्ता को देखती है। जो इकाइयां हैं, मैटर है, ये हमारा ऐश्वर्य है, उपस्थित है। उसने पहाड़ दिया है हमको, तो सुरक्षित रखना इसकी मेरी जिम्मेदारी है। इसको नाश नहीं करना है, इसके अस्तित्व को मिटाने के लिए नहीं है। अगर हम इसके अस्तित्व को मिटाएंगे तो मैं एक दिन मिटूंगा, यह तय है। जब मैं इस प्रकृति में चलने वाली व्यवस्था को डिस्टर्ब करूंगा तो मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है कि इस व्यवस्था को मैं समझ पाऊंगा या इस व्यवस्था को कंटिन्यू में रख पाऊंगा। देखना है जो डिसऑर्डर हो रहा है समाज में। आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, टेररिज्म देख रहे हैं, सब कुछ चंद्रमा में पहुंच गया लेकिन सुख नहीं खरीद पाया। पैसा बहुत, सुविधाएं बहुत इकट्ठा करता है आज, लेकिन ये नहीं कर पाया। ये सोचने वाली बात होगी। देखें,
देखें, ये समझे, ईश्वर की चीजों को अनुभूति करें, यही ज्ञान और चेतना है। अगर ज्ञान नहीं है तो मेरे में और जानवर में कोई अंतर समझते हैं हम क्या? कोई अंतर है क्या? मेरे ख्याल से नहीं। देखें, समझें, जाने और परखें, करना तो पड़ेगा अगर जानना है। तो ये अस्तित्व जो है दो भाग में है। इस अस्तित्व में इकाइयां हैं, सारी इकाइयां मैटर हैं। और ये कहाँ है? ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, जिसको व्यापक और या शून्य, शून्य को खत्म मत मानिए, शून्य ही व्यापक है। अब जो इकाइयां हैं ये दो प्रकार का जो मटेरियल है, निर्जीव है और चैतन्य है। जो जड़ है वह पहचानना और निर्वहन करना जानता है। सोडियम क्लोरीन को पहचानता है तभी रिएक्शन करता है। सोडियम अपने नीचे अपने ही कॉलम में पाए जाने वाले दूसरे वाले से पाने पर रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि वो पहचानता है कि इससे मेरा संबंध नहीं चल पाएगा। मेरा बढ़िया संबंध तो क्लोरीन के साथ चल पाएगा, और बना के कुछ दिन उसके साथ रहता है, निर्वाण भी करता है, फिर जब इच्छा होती है हट जाता है। पदार्थ के बनने और बिगड़ने का खेल चलता रहता है। समझ लिए ये पहाड़ है आज यहाँ, ये करोड़ों साल तक यही पहाड़ नहीं रहेगा, ये टूट अपने आप बिखर जाएगा किसी दूसरी जगह जाएगा। ये रचना और विरचना का खेल सब समझ में आएगा। हमारा जीवन छोटा है इसलिए हम नहीं समझ पाते। इस प्रकृति के रहस्य को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए आंखों से नहीं, नाकों से नहीं, दिमाग से समझना, समझिए, देखना पड़ेगा। और जब जैसे चेतना आ जाए, या मैं भी मटेरियल हूं, मेरे अंदर चेतना आ जाए, मैं हो जाए, जीवन हो जाए, तो यह जीवन जानता है, मानता है, पहचानता है और निर्वहन भी करता है। इसकी अब इसमें इमेजिंग है, एनालाइजिंग है, यही सुख और समृद्धि की निरंतरता में रहना भी चाहता है। अच्छा, पूरी इकाइयों में यही भर चाहता है, बाकी सब निर्वहन करना चाहते हैं। वो सुख और समृद्धि की अवस्था में नहीं रहना चाहता, रहना तो मैं चाहता हूं केवल। ज्ञान मुझे ही है, इसको चलाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? समझे, बूझे, किसकी जिम्मेदारी है? जानना, मानना, पहचानना और निर्वाण करना, यह मेरा काम है। और जब तक मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे करने का कुछ मतलब नहीं होगा। देखिए, जड़ अनित्य है, चेतना निरंतर है, व्यापक नित्य है। यह मटेरियल खत्म होता रहता है, रचना विरचना का खेल। आप शरीर है ना मटेरियल, जीवन गया, जीवन का भी कहीं दूसरी जगह, कहाँ गया कहाँ नहीं, एनर्जी है ये। लेकिन मटेरियल तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता। सोचे, समझे, देखें, इस पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व सअस्तित्व के व्यापक में जो संतृप्त इकाई है, यूनिट्स है प्रकृति में, और व्यापक है शून्य। जो इकाई है सीमित आकार की है, क्रियाशील है, स्वयं नियंत्रित है और ऊर्जा संपन्न है, परस्परता की पहचान है, और पहचान ही नहीं, उसका निर्वहन भी करती है इकाइयां, चाहे वो इकाइयां सजीव हो या निर्जीव। इसलिए निर्जीव को भी दुख देना सही नहीं है, बिना मतलब के। जहां ये है व्यापक में, शून्य में, यह सीमित आकार का है, क्रियाशील है, इसका नियंत्रण, इसकी अपनी व्यवस्था है।
यह ऊर्जा को इक्विलिब्रियम में करता है। मैटर और एनर्जी का अगर व्यापकता में कहूं तो करता है, ये पारदर्शी है, ऑल रिफ्लेक्टिंग, ट्रांसपेरेंट है। जो ये जड़ है ये दो भाग में है। पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था में। पदार्थ से परमाणु, पदार्थ की अवस्था है परमाणु से अणु, अणु से अणु रचना और अणुरचित पिंड बनता है। और इसका जो रस निकलता है इसको प्राणावस्था में प्राण कोशा के साथ मिलता है। इससे पेड़ पौधे बनते हैं। इसमें रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आती है, लेकिन इसमें चैतन्यता नहीं है। जब इसी में को आगे बढ़ते हैं और इसमें चैतन्य, कॉन्शियसनेस आ जाता है तो ये प्लांट जीव की अवस्था हो जाती है, पशुओं का शरीर बन जाता है, इसके अंदर मैं डेवलप हो जाता है, जीने की चाहना होती है। जब इसमें चैतन्यता में निरंतरता, जानना मानना, जानना मानना तो पशुओं में भी होता है, लेकिन पहचानना और निर्वहन करना भी, तो ये ज्ञानावस्था हो जाती है। तब ये मानव का शरीर होता है। तब इसको ज्ञान, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्ण जीवन यापन करता है। और ज्ञान की अवस्था चूंकि इसी के पास होती है, इस समाज में चलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होनी भी चाहिए? इसी की तो होनी चाहिए ना, और इसी की होती भी है। देखें, वही चीज है। अणु परमाणुओं का जो खेल होता है, ये कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, रचना विरचना, संगठन विघटन का एक चक्रीय प्रक्रम है। मैंने कहा ना, पहाड़ देखा आपने, कितने दिन आप जीते हैं हम, कितने दिन ये मानव का इतिहास हम जानते हैं। ये मैटर पहले भी था और हमारे जाने के और इतिहास जितना हम जानते हैं इसके बाद भी रहेगा। ये डिकम्पोज भी होगा, कहीं दूसरी जगह बनेगा भी, डिकम्पोज होगा, पाउडर बन के उड़ेगा, दूसरी जगह दूसरे रूपों से, दूसरे चीजों से जुड़ के नए तरह का पदार्थ बनेगा। ये चक्रीय है, साइक्लिक है। लेकिन जो ज्ञान की अवस्था है, जो मानव में होता है, जरा ध्यान से देखें, पुराना वाला ही, जो पिछले वाला ही जो कलर्ड गया है वही है ये। इसमें एक चीज देख ले, जब चेतना आ जाती है एनिमल में तो ह्यूमन बॉडी बन जाता है। ध्यान से देखिए, ह्यूमन बॉडी बनता है ये ह्यूमन बॉडी में ये ज्ञान, राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब यह जीने की एक्टिविटी कंप्लीटनेस, क्रिया पूर्णता इसकी हो जाएगी। और यह सही समझ और सही भाव और सही पहचान विचार के साथ यह आगे चलता रहेगा, प्रमाण पूर्वक जीने की प्रक्रिया में चलेगा। यह आचरण पूर्णता, निश्चित मानवीय आचरण के साथ यह जिएगा। विकास, ये प्रक्रिया साइक्लिक नहीं है, मानव के साथ जो ये ज्ञान के साथ जाएगी, जब हम खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे इकाइयों में ये डेवलप, फिर मेरे इससे पुनः डेवलप नहीं होगी, एक बार ये समाप्त हो जाएगी। देखें, समझें और बूझें। जब भी हम आपसे मुखातिब होते हैं, कहने की इच्छा तो बहुत है, मन में भाव का वो भी बहुत है और संवेग भी बहुत है। इतना संवेग है, अगर ये बाहर आएगा तो तूफान और वज्रपात हो जाएगा विचारों का। बहुत कुछ कहना चाहता हूं और कहने की अभिलाषा भी है। समयाभाव है, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे इन्हीं विचारों के साथ। नमस्कार, फिर मिलेंगे।
और सुखी रहें, प्रसन्न रहें, अगल बगल सफाई करें, लोगों का ध्यान दें। एक बार पुनः सभी को नमस्कार।